बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फर्जा सराई मुतनाज़ बयानात। अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त दे दी है, जबकि अदालत ने फवाद चौधरी को मेडिकल करवाने के बाद जाने की इजाज़त दी। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताएगा क्या तफसीलात? मुनासिब नहीं था और उन्होंने ये भी कहा कि उनको ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो दहशत गर्द हों और उन्होंने बल्कि अदालत में भी उकसाने वाले बयानात दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझ पर मुकदमा बगावत का बनाया गया और ये एक बयान को बगावत का नाम दिया गया। इस तरह की बगावत तो तमाम जो है पूरे पाकिस्तान को करनी चाहिए, जिस पर अदालत ने उनको कहा कि आप भड़काने वाली बात ना करें और जो अदालत ने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया और वकला जो है उनकी जानब से मुतालबा किया गया था। ठीक है, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ ही रहेगा। आपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फर्जा सराई मुतनाज़ बयानात। अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने फवाद चौधरी को मेडिकल करवाने के बाद जाने की इजाज़त दी। फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट मुदस्सर हयात की अदालत में पेश किया गया था। कैंट कचहरी के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। फवाद चौधरी के खिलाफ गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया था और आज जब उन्हें पेश किया गया तो फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया और इस हवाले से उनके वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खुलवाई जाएँ। और फवाद चौधरी की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया कि मुझे दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया गया, मेरे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गईं और मुझे आधी रात को गिरफ्तार किया गया। जमालुद्दीन जमाली से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा, अहम फैसला सामने आ गया और दिन भर की कार्रवाई के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है जो कैंट कचहरी के अंदर जो है पेश किया गया फवाद चौधरी को और उनके राहदारी रिमांड की सदा की गई। उस पर वकला ने एक मुकम्मल फुल डे जो रिमांड होता है, एक रोज़ा, उसकी मुखालफत की और 24 के रिमांड के खिलाफ उन्होंने दलाल दिए, जिस पर अदालत ने जो है वो फैसला सुनाते हुए उनका शाम तक का जो है वो राहदारी रिमांड मंजूर किया है और पुलिस को हदायत की है कि उनको आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाए। अलबत्ता वो जो हमारी बात हुई तो ये पता चला कि चूँकि रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, कोई मसला भी हो सकता है, मेडिकल कराने में भी ताख़ीर हो सकती है, इसलिए इसको एक रोज़ा जो है राहदारी रिमांड ही समझा जाए। जब भी मुमकिन होगा आज की तारीख में या बाद में अब उनको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा और वहीं पे उनका जिस्मानी रिमांड होगा। मैं बताता चलूँ कि फवाद चौधरी पे जो इस्लामाबाद में थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उन्होंने जो बयानात दिए, धमकियाँ दी और जिस तरह के बगावत पर मबनी बयानात दिए, उन पर यह मुकदमा उनके खिलाफ ये दर्ज किया गया था। अदालती कार्रवाई के दौरान जो है कमरा अदालत में PTI के रहनुमा दीगर भी मौजूद थे, हमाद अजहर, एजाज चौधरी और दीगर भी मौजूद थे और अदालत में भी कारकुनान और वो जो PTI रहनुमा है वो फवाद चौधरी को जो हथकड़ी लगा के पेश किया गया था। इस पर गोया एहतजाज ही करते रहे, अदालत में शोर शराबा करते रहे। अदालत को कई बार उन्हें कहना पड़ा कि अदालत का जो एहतराम है उसे मलूज़े खातिर रखें, मगर वो शोर शराबा करते रहे। और फवाद चौधरी ने भी यहाँ से बात करते हुए कहा कि मैं साबका वफाकी वज़ीर हूँ, मेरे साथ कानून के मुताबिक जो है सलूक होना चाहिए। मुझे कल जो है गिरफ़्तार किया गया, मेरी आंखों में पट्टी बांधी गई और उन्होंने का कहना था कि मुझे इस तरह ट्रीट किया गया जैसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ। और अदालत से फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होती है मेरे खिलाफ की जाए। अलबत्ता उनके वकला ये एतराज़ करते रहे कि राहदारी रिमांड ना दिया जाए। अदालत ने राहदारी रिमांड देते हुए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अब उनका जो मेडिकल का हुक्म भी अदालत ने दिया, इस वक्त उनका चूँकि मेडिकल अदालत से वो जा चुके हैं, मेडिकल जारी है, तो उसके बाद जो है उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और जब इस्लामाबाद में पहुँचेगी पुलिस उनको लेकर तो फिर वहाँ पे उनके जिस्मानी रिमांड का फैसला होगा। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपने तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देने पर फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतनाज़ बयानात देते रहे हैं।
फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब और सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, कहिएगा, अहम गिरफ्तारी है और अब उनका राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? देखिए जी, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब अब की बात नहीं है, बड़े अच्छे से इन्होंने एक स्टाइल अपनाया हुआ है, कुकूसा मुंह बना के जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। और अदारों के बारे में देखें, तनकीद एक और बात है, तनकीद करनी चाहिए और तनकीद ही जमहूरियत का हुस्न है, तनकीद करने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने आना आपका बुनियादी इंसानी हक भी है, लेकिन आपका हक उस वक्त खत्म हो जाता है जब अगले बंदे की नाक शुरू हो जाए। देखिए, आपने फवाद चौधरी जब भी बात करते हैं तो वो बड़ा ही बिलो द बेल्ट जाते हैं, लोगों को डायरेक्ट धमकियां देना, उनको मिलाइन करना, उनकी हैसियत के बारे में बात करना। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि कुर्सी जो है वो राजा सिकंदर के लिए नीचे आई है, ये ऊपर नहीं गए। मतलब ये है कि वो जो कहना चाहते हैं वो सबको पता है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को, उनके घर वालों को, उनके खानदान वालों को, उनके मुस्तकबिल के बारे में धमकियां दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए था और कानून ने अपना रास्ता लिया है। इससे पहले वो किस अदारे के बारे में उन्होंने नहीं बोला, मतलब ये है कि वो फौज हो या अदलिया हो, आईनी अदारों को तो कम से कम माफ कर देना चाहिए। इसलिए कि आईनी अदारों की अगर रेट खत्म कर देंगे आप, तो फिर कानून और आयन की वैसी रेट खत्म हो जाएगी। मतलब फिर आप अनारकी चाहते हैं, आप तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून और आयन ना हो। कानून और आयन अगर आप चाहते हैं तो फिर वो अदारे ही होते हैं जो उनको लेके चलते हैं और उसका नफाज करते हैं। और अगर आप आईनी अदारों के बारे में इस हद तक चले जाएं कि आप उनको मानने से इनकार कर दें, देखिए, अगर ये इलेक्शन कमीशन को इस हद तक मिलाइन करेंगे तो उसकी जो अगली इतनी बड़ी और भारी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाने की, वो कैसे करवा सकेगा? आप उसकी रेट को एरोड कर रहे हैं, आप उसकी आईनी हैसियत को खत्म कर रहे हैं, आप उन लोगों को, उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अनारकी फैलाना चाहते हैं। तो बेसिकली फवाद चौधरी साहब का भी कसूर कम है, उनके लीडर भी यही आवाज और यही बातें सुनना चाहते हैं और सिर्फ अनारकी फैलाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसी पे और सियासत, और उनका ख्याल है, जो कि हो सकता है सही हो, कि उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो इसी तरह की जुबान पसंद करते हैं और उसी से वो चार्ज होते हैं। लेकिन भाई, आप अपने वोटर सपोर्टर्स को और अपने लीडर को राजी करने के लिए अदारों को एट स्टेक नहीं रख सकते। ये अदारों को खतरा डालना, अदारों को खतरे में डालना और आयन और कानून को खतरे में डालने वाली बात है। तो आप क्या बेसिकली तो आप इस तरह की अनारकी वाली पॉलिसी, अनारकी के बयान, जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो अदारों के से नफरत करते हुए उनके खिलाफ उठ के खड़े हो जाएं आपके बयानात की वजह से, तो फिर कुछ तीसरी ताकत आएगी ना। तो आप तो बेसिकली तीसरी ताकत को बुला रहे हैं। आप आयन और कानून के दायरे में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए कि आप उन अदारों के बारे में उनको मिलान करने पे उतरे हुए हैं, उनकी हैसियत को खत्म करने के आप दरपाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कानून ने अपना रास्ता लिया है। इससे पहले भी वो कई दफा इलेक्शन कमीशन की तौहीन तो कर चुके हैं और वो एक केस लगा भी हुआ है जिसमें वक्तन फक्तन उनकी तरफ से एक झूठा सा बयान चला जाता है कि आज उनको कोरोना था जी, आज उनके पेट दर्द थी। बिल्कुल नीमे बहाने जो है वो अपनाए गए इलेक्शन कमीशन में भी। और अब ये केस है जिसमें गिरफ्तारी के बाद राहदारी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया और उनको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। मियां ताहिर साहब साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, अब उनकी राहदारी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है, इस्लामाबाद ले जाया जाएगा और वहाँ पर ये केस बाकायदा तौर पर चलेगा और वहाँ पर उनके जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की जाएगी। कहिएगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है गिरफ्तारी को, तो वहाँ से देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मुकदमा है, जो मुकदमे में जो दफात हैं, उसमें मेरा ख्याल से उसकी जमानत का तो कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि वो सारी हाई ट्रीजन की तरफ जो है वो केस को लेके जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने उकसाया है लोगों को और खुद इसका इकरार भी किया कि मैंने भी बगावत की है और लोग भी जो है पाकिस्तान के वो बगावत करें। एक स्टेट की मौजूदगी में, एक आइन की मौजूदगी में, कानून की मौजूदगी में इस तरह का बयान अनगार्डेड है
और यकीनी तौर पर बगावत के जुमरे में आता है। वो अब अपने आप को नेल्सन मंडेला भी करार दे दिया उन्होंने। उनको ना ये शायद ये पता ही नहीं है कि नेल्सन मंडेला कौन था, और उनका और नेल्सन मंडेला का मुआवजा करने की को सवाए हमाकत के और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई हुई है। बाकायदा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है इस्लामाबाद में, थाना कोसार में, और उसके बाद ये फॉलो अप की कार्रवाई है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई कानून नहीं तोड़ा गया, कोई गैर कानूनियत नहीं हुई इसमें। वो अगर समझते हैं कि उनका कोई जुर्म नहीं है तो उनको ताउन करना चाहिए पुलिस से। वो जाएं, उनको अल्टीमेटली अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ वो फिर जो भी अपना बयान देना चाहते हैं वो दें। लेकिन ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो खुल्लम खल्ला सड़कों पे खड़े होकर रियासत की रिट को भी चैलेंज करें, बगावत की बातें भी करें और उनको कोई पूछे ना। मेरे ख्याल से वो अभी उस माइंड सेट से नहीं निकले हैं कि मुल्क में हर तरफ उनकी हुकूमत है। अब तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, उनके लीडर ने कख नहीं रहने दिया उनके पल्ले। लिहाजा उनको इस सूरत हाल का इदराक होना चाहिए, और जितनी जल्दी वो इदराक कर ले उनके लिए उतना ही बेहतर है। वरना जिस तरह की कार्रवाई का आगाज हुआ है, ये अब बाकियों के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। ये हमाद हसन साहब ने जिस कदर अनगार्डेड जबान इस्तेमाल की है, बचने वो भी नहीं लगे। इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। ये बिल्कुल ओपन हैंड और ओपन इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को धमकाएं। आपने तो एक अजीबो गरीब किस्म की हमाकत की है, मुझे समझ में नहीं आती। वो अपने आप को वकील भी कहते हैं, वो अपने आप को MNA भी कहते हैं, वो अपने आप को बहुत काबिल इज्जत भी समझते हैं। उनको बुनियादी कानून का पता नहीं है कि जब आप किसी को प्रोवोक करेंगे कि आप बगावत करें स्टेट के खिलाफ, तो इसके ये कितना बड़ा घिनौना जुर्म है। और मेरे ख्याल से ये तौक उनके गले से इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है। उनको भी काफी पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। पहले भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से ऑलरेडी एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। ये जो वो समझते हैं ना कि उनके इमरान खान के नीचे हर एक दूसरा बंदा भी इमरान खान है और उसको भी वही यानी मराहत हासिल है और वही उनको छूट दी जाएगी जो उनको दी जाती है, तो ये गलतफहमी अब इनकी दूर हो जानी चाहिए। पंजाब जिसमें वो पनाह गज़ी होकर बैठे हुए हैं, उनके लीडर भी और साथ उनकी सारी काबीना भी, उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अब उनकी हुकूमत नहीं है। अब यहाँ पर एक इंटरम सेटअप है जो कानून को रास्ता देने के लिए हर किस्म का ताउन करेगा। और अभी तो चीखें शुरू से ही निकलनी शुरू हो गई। अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी तो उनको कोई पहले पूछने वाला नहीं था। पहली दफा उनके खिलाफ जो एक्शन इनिशिएट किया गया है, ये बाकियों के खिलाफ भी होगा। बाकियों को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं इस बात का कायल हूँ और इस बात की हमायत करता हूँ कि रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियां ताहिर साहब, आप दोनों अपना तजिया दे रहे थे। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के 43 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया है। PTI मेंबरान के इस्तीफों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 43 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। इसी पर मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है, जिसमें 22 जनरल नशिस्तों पर और 21 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मेंबरान को डी नोटिफाई किया है। 21 मखसूस नशिस्तों में से 17 जो है वो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जबकि 4 अक़लियत की नशिस्तें हैं जिनके मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। यानी अब कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मेंबरान का सफाया हो चुका है। असम्बली के अंदर सिर्फ वो मेंबरान मौजूद है जिनमें मुनहरिफ अरकान है, और 2 मेंबरान ऐसे हैं जिनका केस इससे कबल ही अदालत में चल रहा है, जिसमें मियां मोहम्मद सोमरू और शकूर शाद शामिल है। जबकि 3 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़े ही नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हम अपने जब हमारे इस्तीफ़े तक मंजूर नहीं होंगे जब तक हम खुद नहीं आएंगे, जिसमें नवाज़ खान अलाई है और नासिर खान मूसाज़ई है जो अब JUI में भी शामिल हो चुके हैं। और जबकि जो कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने रोज़े अव्वल से ही अपने इस्तीफ़े नहीं दिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मेंबरान अब पार्लियामेंट से आउट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के पास 22 जनवरी को 43 अरकान के इस्तीफ़े मौसूल हुए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद अब डी नोटिफाई कर दिया है और इन तमाम तर मेंबरान के हल्कों को खाली करार दे दिया है। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 43 एक दफ़ा, 35 इससे कबल और 35 उससे पहले, यानी तमाम तर इस्तीफ़े जो कौमी असम्बली की जानिब से आ रहे थे, स्पीकर की जानिब से भिजवाए जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन अपने आइन और कानून के अंदर रह के वो तमाम तर इस्तीफ़े मंजूर कर चुका है। अब जो 43 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं जिसमें 22 जनरल नशिस्तें हैं, तो उन जनरल नशिस्तों को खाली करार दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब और KP को ख़त लिखा है।
खत में कहा गया है कि आम इंतखाबात के मुजवजा पोलिंग डे बारे बता दिया। पंजाब में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल और केपी में 15 से 17 अप्रैल की तारीख फाइनल करें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़जाना को ख़त लिखे हैं जिसमें कहा गया है कि 25 अरब रुपए दरकार हैं। 5 अरब मौसूल हो चुके, 20 अरब रुपए जारी किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात कराने हैं। कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर भी वोटिंग करानी है। विफाकी हुकूमत फ़ंड जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के मंजूर शुदा 45 अरब में से 25 अरब रुपए रवा साल जारी होने हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए बकिया मंजूर शुदा 20 अरब फौरी जारी किए जाएँ ताकि इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वजारत ख़जाना को लिखे गए ख़त में सप्लीमेंट्री ग्रांट भी जारी करने की दरख्वास्त की गई है। आम इंतखाबात का तखमीना 45 अरब रुपए था जो नागज़ीर वजूहात पर बढ़कर 61 अरब रुपए से ज़ायद हो गया है। और अब आपको बताएं कि फवाद चौधरी को मेडिकल के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में सर्विसेज अस्पताल लाया गया। सर्विसेज अस्पताल में फवाद चौधरी का मेडिकल जारी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन खालिद से। जी हसन, बताइएगा, मेडिकल कराने का अदालत की जानिब से कहा गया था और इसी पर अमल किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी का मेडिकल करवाने के हुक्म मिलते ही पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में रहनुमा पीटीए फवाद चौधरी को सर्विसेज अस्पताल लाया गया है और इस वक्त उनका मेडिकल चेकअप जो है वो किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल उनका चेक कर लिया गया है, जबकि इसके साथ ही साथ इनके जो दीगर जिस्मानी टेस्ट हैं जिनमें LFT है और ब्लड प्रेशर, शुगर और TBC जो टेस्ट हैं वो भी किए जा रहे हैं। और फवाद चौधरी के जिस्मानी टेस्ट मुकम्मल करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस के हवाले जो है वो की जाएगी और मुमकिन तौर पर यहाँ से मेडिकल टेस्ट मुकम्मल करने के बाद ही फवाद चौधरी को इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। अच्छा हसन, हम देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जो दीगर मरीज हैं उनको तो मुश्किलात का सामना नहीं आ रहा? जी बिल्कुल। दिखाई तौर पर जैसे ही जब फवाद चौधरी ने यहाँ पर पहुँचना था तो उस वक्त जब यहाँ पर पुलिस की बारी नफरी पहुँची तो इमरजेंसी समेत दीगर जो आउटडोर के सेक्शन थे वहाँ पर मरीजों को सख्त परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा, क्योंकि मुतअद्दिद गेट्स जो है वो बंद कर दिए गए थे और इसके साथ ही साथ जो एम्बुलेंसेज थी और दीगर जो मरीज उनके लवायती नारे थे उनको भी सख्त परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा था। अभी भी चूंकि फवाद चौधरी इस वक्त वार्ड के अंदर ही मौजूद हैं, उनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। पुलिस की बारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दीगर कारकुनान भी यहाँ पर उनकी हिमायत के लिए मौजूद हैं। जैसे ही फवाद चौधरी यहाँ से मेडिकल टेस्ट मुकम्मल करने के बाद रवाना होंगे, उसके बाद दोबारा से जो यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल के अंदर मामूलात हैं वो मामूल पर आ जाएंगे। जी ठीक है हसन खालिद, आप अपडेट कर रहे थे। फवाद चौधरी को मेडिकल के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया है जहां पर जो दीगर मरीज हैं उन्हें यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी को 1:30 बजे तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नबील शहजाद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इससे पहले कैंट कचहरी में जब समाअत हुई तो इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर अब लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है 1:30 बजे। अदालत ने फवाद चौधरी को 1:30 बजे तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नबील शहजाद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताएगा, कैंट कचहरी से तो इजाज़त मिल गई थी इस्लामाबाद ले जाने की, मगर अब 1:30 बजे तलब कर लिया है। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत की है और उन्हें 1:30 बजे तलब किया गया है। जो आप बात कर रहे हैं कि उनको इस्लामाबाद भिजवाया गया राहदारी पे, उनको जो वो लोग जो सिविल जज थे उनका ऑर्डर था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर उन्हें तलब किया और केस की समाअत दोबारा 1:30 बजे होगी। जी ठीक है, केस की मजीद समाअत जो है वो 1:30 बजे होगी। इस वक्त फवाद चौधरी सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल के लिए मौजूद हैं और इसके बाद क्योंकि अदालत का हुक्म आया है 1:30 बजे उनको पेश किया जाए, तो अब पुलिस यकीनी तौर पर 1:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को पेश करेगी। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर पर कैप हटा दिया गया है। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर ने महंगा होने का साबिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 75 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपए 50 पैसे का हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर पर कैप हटा दिया गया है। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर ने तमाम तर साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 75 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपए 50 पैसे का हो गया है। तो डॉलर ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रुपए की कदर में दिन ब दिन जो है हमें इसकी डिवैल्यूएशन देखने को मिल रही है। ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर पर कैप हटा दिया गया है। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर ने महंगे होने के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 75 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपए 50 पैसे का हो गया है। ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर पर से कैप हटा दिया गया है और यह इकदाम इसलिए किया गया क्योंकि डॉलर मार्केट में शॉर्ट हो चुका था, मिल नहीं रहा था, ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा था, जिस वजह से यह इकदाम उठाया गया और इससे डॉलर 11 रुपए 75 पैसे महंगा होकर 252 रुपए 50 पैसे का हो गया है। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खूबसूरत मौसम के दिलफरेब नज़ारे देखने के लिए मॉल रोड और जीपीओ चौक में सयाहों का रश है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अली से, जो कि इस वक्त मरी में सयाहों के साथ ही मौजूद हैं। जी हैदर, बताइएगा। इस वक्त मैं जीपीओ चौक में मौजूद हूँ और बर्फबारी का सिलसिला तेजी से जारी है। इस वक्त आसमान से रूई की मानिंद बर्फ के गाले गिर रहे हैं और इन गालों को देखने के लिए इस वक्त बड़ी तादाद इस वक्त मरी के माल रोड और दीगर सियाती मकामात पर मौजूद है। कुछ सियाह मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम में कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी सर, हम कराची से आए मरी के लिए बर्फबारी देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है हमें बर्फबारी। इंतजामात जो है वो ये कि क्योंकि सयाह ज़्यादा आ चुके हैं इसलिए होटलों के किराए वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए। दूसरी बात यह है कि बर्फ़ को क्लियर करने के लिए जो है वो काफ़ी मतलब सहूलतें कम है और वही पुराना मैनुअल सिस्टम चल रहा है, वो हाथ से बर्फ़ फेंकी जा रहे हैं, कोई मशीनरी वगैरह वो नमक फेंक रहे हैं ताकि वो क्लियर हो जाए, बर्फ़ पिघल जाए। बर्फ़बारी की वजह से जो है ना गाड़ी का जो है फ्लो बहुत ही स्लो हो गया और क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी जो है वो आगे चल नहीं रही है। और जो मैंने खुद देखा है कि जो बर्फ़ वगैरह मेल्ट करने के लिए जो सॉल्ट वगैरह फेंक रहे हैं वो सब मैनुअली सिस्टम हाथ से फेंका जा रहा है और वो बहुत स्लो है। ये आप बताएं कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, बर्फबारी देखने आए थे। बहुत कराची से बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं और ये बहुत बेहतर बन सकता है। इनका कहना है कि जो नमक पाशी की जा रही है वो मैनुअल तरीके से की जा रही है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों का फ्लो है वो कुछ कम हो गया है, स्पीड उनकी कम हो गई है, जिसकी वजह से कुछ लंबी लंबी कतारें लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एबटाबाद शहर में बारिश, सयाहती मकामात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी, मरी रोड पर फिसलन, राब्ता सड़कें बंद हो गई। शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुबैर अमान। एबटाबाद शहर में इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें गलियात और ठंडियानी अयूबिया शामिल है, इस वक्त वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है। मुसलसल 4 रोज़ से वक्फे के साथ ये बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो सियाती मकामात में जारी है। बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिदत में जो है वो इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो मरी रोड है वहाँ पर शदीद फिसलन है, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मफलूज है, मगर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो है मरी रोड को क्लियर करने के लिए हैवी मशीनरी से ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जो 100 के करीब दही इलाके हैं नथिया गली के, गलियात, अयूबिया और सर्कल बकोट के, उन गाँव की जो राब्ता सड़कें हैं उनको नहीं खोला जा सका है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में मैसूर होकर जो है वो रह चुके हैं और इस जो शहरी हैं उनमें बड़ी तादाद में बच्चे और बूढ़े जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का जो है वो शिकार हो चुके हैं। उनको अस्पतालों तक पहुँचाने का अमल जो है वो भी मुश्किलात का शिकार है। इसके साथ साथ इन इलाकों में कई अफराद ऐसे हैं जो फौत हो चुके हैं, जिनकी तदफीन का अमल जो है वो भी मुश्किल है, क्योंकि शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से उनकी तदफीन का अमल जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक ये मौसम की जो सूरत हाल है ये बरकरार रहने की भी पेशन गोई जो है वो की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।